कितनी गुड बुक्स में आए, कितनी टेंशन सीख की आपने? उस वक्त लड़कियों से बात करना हमारी अचीवमेंट होती थी। बड़े मसाइल, मेरा नाम डल गया था चीनी जब मैं गया था ना सबसे पहले। तो पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि मैं कहूँ कि ओ मैं अपने मुल्क का झंडा लहरा रहा था, आई वाज फीलिंग प्राउड कि मैं अपने मुल्क का नहीं, वहाँ पे यू फील नथिंग। व्हाट वाज दिस पॉइंट कि आप वापस आ रहे थे हाँ जी, एंड यू लॉस्ट? नीचे आते हुए रास्ता भूल गए हम लोग। दिस इज द एंड, थोड़ी देर में मर जाएंगे। हाँ, मेरे घर में मातम का माहौल शुरू हो गया है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुनो कहानी, और सुनो कहानी के साथ मैं हूं एम ए आज़म। हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ वो कहानियां शेयर करें जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, जिन लोगों को आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता। तो आज हम कोशिश करेंगे आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएं, एक ऐसे शख्स की कहानी आपके सामने रखें कि जिसने दुनिया के सबसे यंगेस्ट माउंटेनर होने का रिकॉर्ड अपने पास रखा। 12 पीक्स आई गेस कर चुके हुए हैं, 2 करने जा रहे हैं। इतनी कठिन सपोर्ट, इतना मुश्किल खेल। और शरोज़ काशिफ द पाकिस्तानी ब्रॉड बॉय। ये ब्रॉड बॉय कौन होता है, शरोज़ काशिफ खुद कौन है, शरोज़ काशिफ की कहानी क्या है, सुनते हैं कहानी शरोज़ काशिफ की ज़ुबानी। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू द सुनो कहानी पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? Thank you so much. First of all, thank you for having me, and I'm good, alhamdulillah. तो शरोज़ काशिफ गूगल पर डालें और गूगल सर्च में आता है द ब्रॉड बॉय। तो मुझे पहले तो ये ब्रॉड बॉय की कहानी ये तो बताएं, और फिर देन विल गो बैक। हम ना इसको रिवाइंड करेंगे। हाँ ठीक है। आज जो शरोज़ जो 22-23 साल का, हम इसको पीछे लेके जाएंगे। तो पहले बताएं ब्रॉड बॉय क्या है? अच्छा, बेसिकली मैंने दुनिया में 14 पीक्स हैं 8000 की, और मैंने जो है वो जब ब्रॉड पीक सर की ना, क्योंकि मेरी पहली 8000 थी। ओके। स्टिल आई एम द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू डू दैट, आई होल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इट। तो जो मेरी लाइफ पे डॉक्यूमेंट्री बनी ना, वो मेरे जो मेंटोर थे ना सर ज़ही चौधरी, उन्होंने मुझे ये दिया। वो इसके प्रोड्यूसर भी थे इस डॉक्यूमेंट्री के। ओके। सलमान आलम ने इसको डायरेक्ट किया था। ओके ओके। और हम लोगों ने जो है वो फिर इसका नाम जो है वो हमने द ब्रॉड बॉय एक रखा था। तो तब से नाम डल गया, मुझे अच्छा लगा। तो ये नाम आया कहाँ से था? जो आपके मेंटोर थे उन्होंने नाम दिया या हाँ, खुद आपने सजेस्ट किया? द ब्रॉड पीक को सर करने वाला मैं दुनिया का सबसे कम उम्र कोबेमा बना, तो द ब्रॉड बॉय एक नाम दे दिया उन्होंने। ओके। एंड यू लाइक्ड इट? आई रियली लव्ड इट। तो वो एक मज़ेदार चीज़ थी, कि आई कैन फील द किक इन इट। तो वो मज़ा आया मुझे। शरोज़ काशिफ लाहौर में पैदा हुआ, आई गेस बट फैमिली। पहली याद, पहला ख्याल जो आपके जहन में हो बचपन का, घर का, पेरेंट्स का, क्या मतलब सोचते हैं? तो आप क्या सोचते हैं कि जो पहली चीज़ याद है वो क्या है? तो घर का माहौल बहुत इस्लामिक, और मतलब हर चीज़ जो है वो उसके तौर पे चलनी, और वही आपको पता है शुरू से ही था इस तरह का। लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी। मैं फर्स्ट बॉर्न था अपने घर में। ओके। सबसे बड़ा बेटा हूँ। और मेरे अब्बा जी जो है ना मुझे बहुत पैम्पर करके रखते थे, ये ना करो, वो ना करो, इस तरह ना करो। तो वो मोहल्ले वाले जो, क्योंकि मोहल्ले धर्मपुरा से बिलोंग करता हूँ मैं। ओके, द वेरी अंदरून लाहौर। हाँ, तो धर्मपुरा से बिलोंग करता हूँ। तो जो मोहल्ले में जाना तो बच्चे कहने यार दाबा आ जाता है। तो मतलब वो ये एक टोन थी वहाँ पे। कजन्स वगैरह जो थे वो साथ खिलाते नहीं थे। ओके। और क्या कहते हैं, बस ऐसे ही, मतलब आई वाज अनोइंग किड। ओके। हाँ, मतलब अगर मैं किसी चीज़ के पीछे पड़े जाता था तो फिर मैं कहता था हाँ ये वो ऐसे ऐसे। तो आपको पता है बचपन में सिर्फ बैटिंग का शौक होता है, पता ही नहीं होता बॉलिंग क्या चीज़ है। तो घंटा घंटा मैंने बॉलिंग करनी, मेरी बैटिंग की बारी आनी, सबने कहना हम जा रहे हैं। मैं कहना यार चलो कोई नहीं, मैं 1 घंटा और बॉलिंग करूँगा। तो इस तरह करते कराते जो है ना, ये मेरी एक स्टोरी थी। जो वो था स्कूल में जाना, और वही सबसे छोटी हाइट वाला मैं था वहाँ पे। ये तो हाइट मेरी एकदम निकली है, सबसे छोटी हाइट वाला मैं, सबसे आगे खड़ा होना असेंबली में। तो बचपन में बड़े मसाइल रहे होंगे? बड़े मसाइल। मेरा नाम डल गया था चीनी जब मैं गया था ना सबसे पहले। तो बच्चों ने मुझे चीनी चीनी कहना शुरू किया। चीनी हाइट की वजह से, छोटे होने की वजह से? हाँ। ओके। तो आप चिढ़ते थे फिर उस पे? बहुत ज़्यादा पहले तो बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। फिर जब 5वीं क्रॉस की ना मैंने कहा यार ठीक है, कोई बात नहीं, आदत हो गई अब तो मुझे। फिर अभी जितने मेरे स्कूल वाले होंगे ना वो सब मुझे इस चीनी के नाम से ही जानते होंगे। तो ये मैंने कभी किसी जगह भी बताया नहीं। So it will be exclusive thing. It will be exclusive शरोज़ काशिफ द चीना ब्रॉड बॉय। घर का जहाँ माहौल इस्लामिक था और फिर रिस्ट्रिक्शंस भी थी, यू वाज अ पैम्पर्ड बॉय एज वेल।
तो उसके बाद पढ़ते थे, कहाँ पढ़ रहे थे और कॉलेज गए? मतलब वो जो एक आज़ादी आप देखते हो, एक तो प्रोटेक्टिव बच्चा तो होता है ना, फिर जब बच्चा बाहर निकलता है वो टाइम कौन सा था? सर आज़ादी हमने कहाँ देखनी है। पहली बात, स्कूल मेरा था आर्मी पब्लिक स्कूल, ओह, ठीक है। गैरिसन में मैं पढ़ता था, को एजुकेशन थी उसमें। वो को एजुकेशन में वही आपको पता है कि बस वहाँ इतना तो आपके पास पढ़ाई कम होती शऊर थी। होता नहीं है, पढ़ाई आपकी कम होती थी। एक ही क्लास में लड़कियां बैठनी, लड़के बैठने। सो डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे आप? नहीं, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं सर, हमने आखिरी बेंच पे बैठना, ठीक है। मैक्सिमम कोशिश करनी है किसी तरह टेंशन सीख कर लें। वही आपको पता, छठी पाँचवीं में यही होता था। तो उसके अब आके थोड़ा एहसास होता है कि यार मतलब क्या करते होते थे यार हम लोग। अब इतनी टेंशन मिल गई होगी अब तो मसला ही नहीं होगा। नहीं सर, अब टेंशन की बात ही नहीं है। अब बात ये होती है सेटिस्फैक्शन की, कि आप किस चीज़ के अंदर जो है वो आपकी पार्टी क्या है और आप किस चीज़ में सेटिस्फाई हो। उस वक्त तो ये था कि सर आप कोई से भी नीच से नीच हरकत करके जो है ना वो किसी तरह किसी चीज़ की भी गुड बुक्स में आना चाहते थे, और उसी तरह हम लोग करते थे। टीचर्स को तंग करना, उत्तर कोने टाइप से होते थे वो, बच्चों को मारना और वही इंक फेंकना आगे, वही सब कुछ चलता था। कितनी कितनी गुड बुक्स में आए, कितनी टेंशन सीख की आपने? काफ़ी। एंड इट वाज इन मैट्रिक लाइक या उससे नहीं, पहले? मैट्रिक नहीं, मैट्रिक तक तो मैं तकरीबन आ गया हुआ था उधर, जो हमारा ओनली बॉयज़ क्लास होती थी। ओके ओके। मैट्रिक तक, पाँचवीं छठी तक जो है ना वो हमने ग्रुप स्टडीज़ वगैरह ये वो सब चीज़ें, मतलब वो हम पूरी मैक्सिमम कोशिश करते हैं यार किसी तरह लड़कियों से, उस वक्त लड़कियों से बात करना हमारी अचीवमेंट होती थी। तो अब आगे एहसास होता है कि यार नहीं। तो उसके बाद जो है फिर मैट्रिक में आया मैं, और मैट्रिक के बाद जो है वो फिर थोड़ा पता लगना शुरू हुआ कि क्या है। फर्स्ट ईयर में पंजाब कॉलेज चला गया। ओके। हाँ जी, वहाँ पे तो वैसे ही आपको लगता था कि यार बस दुनिया ही और होगी। रोटी पानी एक जेलर लेके आता है आपके पास, वो आपको आके टेबल पे दे देता है, आके बस छुट्टी करो घर को लाए थी। मैं कहता यार हम कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। तो उसके बाद फिर माउंटेनियरिंग शुरू हो गई, 8000 शुरू हो गई। राइट आफ्टर कॉलेज? हाँ, 8000 शुरू हो गई। वैसे माउंटेनियरिंग तो मैं 11 साल से कर रहा हूँ, जब स्कूल में था 8वीं क्लास से। और उस वक्त जब बच्चों को ला के दिखाता होता था वो फोटोज़ वगैरह पेपर पे प्रिंट करवा के, तो दोस्त सब वकरा मजाक उड़ाते थे मेरा। वो कहते क्या एडिटिंग करके ले आया, फोटोशॉप करके ले आया। हाँ, उस वक्त ये था कि फोटोशॉप करके ले आया है। मैं एक टाइम पे खुश भी होता था कि यार इनको लगता है कि मुझे फोटोशॉप आता है। और दूसरी टाइम में फोटोशॉप वाज अ बिग टास्क और माउंटेनियरिंग वाज अ बिग टास्क। यार नहीं, फोटोशॉप तो मुझे कभी आया ही नहीं, आज तक नहीं आया। तो आपने बजाय फोटोशॉप सीखने के आपने कहा मैं माउंटेनियरिंग ही करूंगा और 8000 करूंगा, मतलब उन्हें झूठा साबित करने के लिए और खुद को सच्चा साबित नहीं, करने उस के वक्त लिए? हमारे लिए बड़ी इजी चीजें होती थी कि यार मैं तेरा कंप्यूटर हैक कर लूंगा, मैं ये तू फोटोशॉप करके आया है, तो ये बड़ी इजी चीजें होती थी कहने में। तो अब आगे समझ लगती है कि वो क्या चीजें हैं, कोडिंग क्या है क्या नहीं है। ओके, सो अच्छा मुझे फिर ये बताएं कि लाइक एट द एज ऑफ 11 यू स्टार्टेड क्लाइंबिंग और माउंटेनियरिंग, तो क्या फैमिली का रुझान था, आप लोग ज़्यादा जाते थे नॉर्दर्न एरियाज में और वहाँ जाके ये इंटरेस्ट पैदा हुआ? हाउ डू यू जनरेटेड दैट इंटरेस्ट? मेरे फादर जो है ना, उनको फोटोग्राफी का बड़ा शौक था, उन्होंने कैमरा लिया। ओके। और डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह के साथ वो जाते होते थे फोटोज़ खींचने के लिए। तो वो जिस ग्रुप्स के साथ जाते थे उनमें ट्रैकर्स भी होते थे। ओके। तो एक दफ़ा अब्बा जी आए और कहते कि ना मैं अपना ऑफिस का ट्रिप लेके जा रहा हूँ शोग्रान वैली, सिरीपाई मेडोज, वहाँ लेके गए। वहाँ मैं भी चला गया, मेरा छोटा भाई भी चला गया। अब ये था कि वहाँ जब मैंने देखा कि कुछ लोग सिरीपाई पे हम कैंपिंग कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं, तो मैंने कहा यार मैं भी जाऊँगा। मतलब मैंने अपने जहन में इतनी चीज़ें क्रिएट कर ली उस वक्त, यार ऊपर एक घर है, ऊपर कुछ लोग हैं। 11 साल का बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोच सकता है। So it was just imagination. आप सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाऊंगा और वहाँ एक घर होगा, वहाँ एक घर होगा, वहाँ ये होगा, वहाँ वो होगा। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन इन माय माइंड वाज कि यार क्यों लोग क्यों जा रहे हैं ऊपर। तो मैंने अपने अब्बा जी से जिद की। अब्बा जी ने उस वक्त तो दिल नहीं रखा, लेकिन कहते हैं 2 हफ्ते बाद दोबारा लेके आऊँगा। ओके। प्रॉपर केयर के साथ, कमिटमेंट देख लें आप उनकी। 2 हफ्ते बाद दोबारा लेके आए। फिर गए 2 हफ्ते बाद? विड्स पे लाहौर से शोग्रान वैली ड्राइव करके, सिर्फ उस शौक के लिए लेके गए मुझे कि शरोज को ऊपर जाना है और देखना है कि उनको पता नहीं है, उनको था कि अभी यहाँ तक जाएगा वापस आ जाएगा। like And here I am sitting with 12,000 youngest in the world to do that. it was like back in 2000 13 और 12 12 or 13। हाँ, आप विड्स पे लाहौर से बैठते हैं, शोग्रान जाते ठंडी हैं। पानी की बोतलें इंजन में डाल के वो किवाई से आगे, जो आपको पता है जरा गर्म हो हाँ, गर्म हो जाती जाती है, है, गाड़ी गर्म हो जाती है। स्किन फुल बर्न हुई हुई, और वो पता नहीं
आ रहा हूँ मैं वापस और एंड व्हाट वाज द गियर लाइक, क्या लेके गए घर से वापस आ एक गए? जूते, जैकेट और साथ एक स्टिक और एक बैग। और फिर फादर साथ गए कि अकेले नहीं, गए? फादर नीचे बैठे हुए थे। फादर आज तक मेरे कभी साथ नहीं गए। अब तो खैर घर से ही उबर करवा के देते हैं, कि जाओ बेटा। जाओ बेटा। हाँ, अब तो इतना रूटीन हो गया कि जाओ दोस्त बेटा। वगैरह आ जाते हैं हम। अब जिस तरह आप एक घर का बता रहे थे कि एक पेम्पर्ड चाइल्ड, प्रोटेक्टिव माहौल, हाँ, तो वहाँ ये कैसे ट्रस्ट कर लिया कि आप ऊपर ये एक चले? अच्छा स्टेप था उनके एंगल से ना। मैं वही कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल से उन्होंने जब देखा कि यार इसका कॉन्फिडेंस और वो सब कुछ लूज हो गया है ना, तो उन्होंने ये No, like at this point मुझे लगता है कि आई गेस फादर नेम इज काशिफ। हाँ जी, तो काशिफ साहब से उनसे ये पूछना पड़ेगा कि लाइक वो पहले मोमेंट पे उन्होंने ट्रस्ट कैसे किया कि ये जाएगा, और फिर आप गिर भी सकते हो, चोट लग सकती है, ज़िंदगी का मामला भी वो ख़तरे में जा सकती है। तो कभी पूछा आपने उनसे या नॉर्मल थिंग? अब नहीं पूछा कभी भी, बल्कि आज आके पूछूंगा। हाँ, ये पूछ के ज़रूर बताइएगा। विल ऐड दिस। ओके, उसके बाद ये सफ़र शुरू हुआ। हाँ जी, उसके बाद सफ़र शुरू हो गया। उसके बाद पहली बात तो लोग लेके नहीं जाते थे यार। क्यों? वो कहते थे यार 12 साल का 14 साल का बच्चा है, हम सारे बाबे जा रहे हैं, हमारी कॉन्वर्जेशन अलग होती है, सब कुछ अलग होता है, और ऊपर से ये लाइबिलिटी बन जाएगा हमारी, ये करेगा। ये उनका एंगल ठीक था। अगर मैं अब जाऊँ तो मैं किसी 12 साल के बच्चे को लेके जाने वक्त हेजिटेट करूँगा ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी गैदरिंग अलग है, मेरा वो कॉन्वर्जेशन करने का तरीका अलग है मेरा। लेकिन आप ये नहीं देखेंगे कि ये भी कोई शरोज हो सकता है? एग्जैक्टली नहीं, शरोज पहले से ही है। वो कोई आएगा उससे अच्छा करेगा। शरोज पहले से ही है। तो लेकिन एक दफ़ा हेजिटेट तो करूँगा मैं। एक दफ़ा सोचेंगे तो एक ज़रूर। दफ़ा सोचूंगा ज़रूर। तो वो भी एक जगह ठीक था, लेकिन बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जो लेके गए हैं। फरीद गुज्जर है जो दी ट्रैकर्स कंपनी थी, उमर जावेद है, मोहम्मद ताहिर है, अली हसन है, जिन्होंने मुझे पाला है माउंटेन्स पे। और उसके बाद बिग थैंक टू माय मेंटोर ज़ई चौधरी, जिन्होंने मुझे पॉलिश किया। ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान। NCA से ग्रेजुएट है। ओके। और अभी करतारपुर का प्रोजेक्ट भी उन्हीं के पास है सारा, जो डिज़ाइन किया सारा उन्होंने। ओके, सो लाइक उन्होंने किस तरह पॉलिश किया? ही इज अ माउंटेनियर और नॉट? नहीं, ही वाज अ माउंटेन लवर, लेकिन वो जो थे वो इवेंट डिज़ाइन करते थे सारे। और फिर उन्होंने जब मुझे देखा ना, फिर उन्होंने कहा कि यार मतलब ये लड़का जो है वो कुछ ना कुछ करेगा आगे जाके। फिर वो मेरे पोस्टर्स वगैरह बनाया करते थे, और वो मीटअप्स वगैरह, क्योंकि उन्हीं की सारी डिज़ाइनिंग होती थी, जितने भी ट्रैकर्स मीटअप होते थे वहाँ से मैं मिला उनसे। ओके। और आज तक उनसे सीखता आ रहा हूँ। तो अभी तक चलता जा रहा है? हाँ, इंशाल्लाह चलता रहेगा। मैं अभी तक सीखता आ रहा हूँ उनसे। अभी तक जो भी मुझे बात करने का तरीका उन्होंने सिखाया, मुझे सोचने का उन्होंने सिखाया कि बेटा सोचते कैसे हैं, आर्ट क्या है, दुनिया क्या है, तुम आर्टिस्ट हो। ओके, so what do you consider yourself, as a sportsman or as an artist? I'm an artist. How? Because I think कि मैं डिफरेंट चीज़ों पे अपने आप को जो है वो कर सकता हूँ, पानी की तरह बहा सकता हूँ। जिस तरह माउंटेनियरिंग आई कैन डू दैट। माउंटेनियरिंग के साथ साथ आई कैन फील द पावर ऑफ नेचर एज वेल। ठीक है, आई कैन सी द माउंटेन मूड एज वेल। मुझे शायरी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मुझे इंसान की नेचर और खुदा की कुदरत बनाई हुई और जो एक्ट हम लोग करते हैं उनका आपस में एक लिंक है, जो आई एम वर्किंग ऑन इट कि यार ये कैसे चलता है। मैं उस चीज़ को उस तरह समझ पाता हूँ जिस तरह एक आम टूरिस्ट नहीं समझ सकता। तो आई थिंक ये सब चीज़ें, पावर ऑफ थिंकिंग जो है ना, वो अल्लाह के बाद उन्होंने सिखाई है मुझे। उन्होंने सिखाई। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि आप माउंटेन का मूड जो है वो एक्सेस कर लेते हो और समझ लेते हो, तो क्या पहाड़ आपसे बातें करते हैं? यार पहाड़ हर किसी से बात करते हैं। ओके। और माउंटेन मूड का मतलब है माउंटेन वेदर, हम लोग उसका मूड कहते हैं। आप लोग कहते हैं मौसम खराब है, हम कहते हैं मूड खराब। मूड खराब है। हमने पक्की यारी डाली हुई है यार। मतलब लाइक ये तो लिटरली वो दोस्तों वाला सीन है, यार मैं आज नहीं आ रहा, मेरा मूड खराब है। हाँ तो एक्चुअली जब वो मौसम खराब होता है तो आप कहते हैं कि आज माउंटेन का मूड खराब है। हाँ जी, ओके ओके। माउंटेन आपको अलाउ करता है बेसिकली टू क्लाइम। और ये बातें जो है ना, वो मतलब वैसे तो एक बड़ी फेरी टेल और वो लगती है, कार्टून नेटवर्क वाली चीज़ लगती है, लेकिन ये असल बात है इस तरह। अच्छा, फिर अब थोड़ा वापस आते हैं कि आप स्कूल के टाइम से ये कर रहे थे। और फिर कॉलेज तक आप रेगुलर नॉर्दर्न एरियाज जाते रहे इस तरह से? जब मैंने 8000 की ना, तो उस वक्त मैं 2019 में अपने सेकेंड ईयर के फाइनल पेपर दे रहा था, और वो पेपर छोड़ के मैं चला गया, फाइनल बोर्ड का। बोर्ड का? हाँ,
लाइक फेल हो गए उसमें, मतलब पेपर ही छोड़ दिया? हाँ, पेपर ही छोड़ दिया। और फिर वो आज तक क्लियर किया या नहीं किया? तो नहीं किया, नहीं किया वो। सेकंड ईयर क्लियर नहीं है? नहीं है। ओनली 11th फर्स्ट ईयर तक? हाँ, लेकिन आई तो थिंक किस मतलब घर वालों ने कुछ कहा नहीं कि एक नहीं, पेपर दे लो नहीं। और ये क्लियर हो जाएगा? बिकॉज आई थिंक मेरे अल्लाह ने जो है ना वो हर चीज़ का टाइम फ्रेम रखा हुआ है। राइट टाइम राइट डिसीजन बहुत मैटर करता है इंसान के लिए। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया कि मैंने वो ब्रॉड पीक के लिए चला गया। बिकॉज फॉर मी एजुकेशन इज़ नॉट ओनली फिजिक्स मैथ्स एंड साइंस, एजुकेशन इज़ फार बियॉन्ड दिस ब्रैकेट। So what I am doing is कि I am educating myself in my own field. तो ये जो आपने सेकंड ईयर का पेपर छोड़ा, ये ब्रॉड जिस दिन आपने ब्रॉड पीक करनी थी, एंड देयर यू बिकम अ ब्रॉड बॉय। Exactly. और अच्छा, ये अब क्या प्रोसेस था? इट वाज फर्स्ट 8000? हाँ, वो मेरी पहली 8000 थी। अब इसका थोड़ा प्रोसेस समझाएं कि लाइक घर से निकलने से लेकर 8000 करने तक। ये घर से मेरे अब्बा जी में छोड़ने के इस्लामाबाद, पहला मेरा इंटरनेशनल एक्सपीडिशन था ये। ट्रेन मैंने करवाई हुई थी। ओके। हाँ, और क्या कहते हैं उसे, वो पहली बार था लाइफ में, पहली बार मैंने इतने छोटे बाल करवाए थे। आप कभी मेरी फोटोज देखना इस तरह का। वो अब तो थोड़ा ग्लैमर का ख्याल रखता हूँ मैं, पहले बिल्कुल भी नहीं था ये। ग्लैमर का ख्याल तो आप 5-6 से रख रहे थे जब आप उन ग्रुप्स में थे। ग्लैमर का इशू तो आपको तब से था। लेकिन ये था ना उस वक्त बच्चा था मैं, छोटा सा। आपको पता है उस वक्त एक बच्चे आप कभी नहीं थे शिरोज साहब। या उनको तो यही बता नहीं, लेकिन मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब ये है कि जब वो चीज़ आई ना कि यार ये चीज़ें जो है ना, लाइफ इज वे बिगर देन दिस। ओके, सो इस्लामाबाद छोड़ा आपके फादर? इस्लामाबाद छोड़ा और उसके बाद फिर मैं वहाँ जाके इंटरनेशनल लोगों से मिला। इंग्लिश वगैरह आती नहीं थी इतनी, तो बस वही जैसे आपको पता है जिस तरह वो एक लोकल पाकिस्तानी का दुबई टापते ही एक्सेंट नहीं बदल जाता, वो मेरा हिसाब था उस वक्त। देसी इंग्लिश एक्सेंट? देसी इंग्लिश एक्सेंट था मेरा। तो वही चल रहा था सब कुछ। और उसके बाद फिर अपने एक्सपीडिशन पे निकल गया मैं। जब वहाँ पे पहुँचा तो मतलब सारी अरेंजमेंट वगैरह ये वो अली हसन कर रहे थे सारी अरेंजमेंट्स उस टाइम पे, जिनका मैंने आपको बताया ना। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे हेल्प किया इस फील्ड में। तो वहाँ पे आगे फिर हम लोग K2 बेस कैंप पहले ही मैंने देखा हुआ था 2015 में। तो आगे गया K2 बेस ब्रॉड पीक बेस कैंप पे कैंपिंग करना शुरू की। 45 डेज लगे मुझे उधर, घर वालों से कोई राब्ता नहीं, कुछ भी नहीं। और कैंप 1 पे गया, कैंप 1 से वापस कैंप 2 पे, कैंप 2 से वापस एक्लेमेटाइज करा बॉडी को अपनी। फिर कैंप 3 पे गए वापस। और फिर मेरे अब्बा जी की कॉल आई, माई फादर वॉज इन US दैट टाइम। और उसके बाद जो है मैंने अब्बा जी को बोला कि आई एम गोइंग टुवर्ड्स समिट इंशाल्लाह। वो कहते हैं इंशाल्लाह ये वो। मैंने वो समिट किया, बिकम द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड। 2-3 इंटरव्यूज़ वगैरह भी आए, ये वो। बड़ी खुशी हुई कि यार मैं तो कमाल कर दिया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन उसके बाद एहसास हुआ कि यार मतलब आप मेरे लिए ना अब अचीवमेंट मैटर नहीं करती है। बिकॉज अचीवमेंट जो है वो एक टाइम है, अचीवमेंट इज फ्लीटिंग। लेकिन जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना, वो फीलिंग है। वो फीलिंग है। टाइम गुजर जाता है, फीलिंग नहीं गुजरती। सो आप अभी भी वो जो पहला 8000 किया, आप ब्रॉड पीक के ऊपर खड़े हैं अभी भी। Do you feel, आप मुझे अभी भी कहें आप ब्रॉड पीक के ऊपर खड़े हो जाओ, मैं अभी भी फील कर सकता हूँ उस चीज़ को। सेंस ऑफ अचीवमेंट इज़ अ बिग थिंग। मैं हमेशा जितने भी लोग हैं ना उनको ये कहता हूँ कि यार टाइम अगर आपके हक में है तब भी आपके साथ है, टाइम अगर आपके हक में नहीं है तो वो नहीं है, आप कुछ भी कह लो। तो बेसिकली क्या चीज़ है कि यू हैव टू लिव इन द मोमेंट, और उस मोमेंट में जितनी भी हैप्पीनेस है ना, आपने उसकी जो फील है वो अपने अंदर रख लेनी, और फिर उस मोमेंट को आपने प्रिजर्व कर लेना अपने अंदर। So, ये मेक योर बॉडी फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ जॉय, बिकॉज यू नो कि यू लिव एवरी डे, यू डाई वंस, और उसके बाद यू नेवर बी एबल टू लिव अगेन। तो फिल योर बॉडी विद हैप्पीनेस, जॉयनेस, स्माइलिंग। लाइफ इज ऑल अबाउट शेकिंग हैंड्स एंड स्माइलिंग। तो जस्ट डू इट। आज भी मैं खुश होता हूँ उस समिट को याद करके। ओके। अच्छा, इसमें एक चीज़ कि आप K2 बेस कैंप पे पहले भी गए हुए थे और अभी फिर यहाँ से एक्लेमेटाइज वहाँ पे होते हैं, तो ये सारे रास्ते K2 बेस कैंप से निकलते हैं आगे? नहीं, ये निकलते कंकोडिया से। मैं कंकोडिया तक ही गया हूँ। कंकोडिया से जंक्शन बेसिकली, जहाँ पे 4 बड़े दुनिया के पहाड़ निकलते हैं। इस साइड पे G1 G2, इस साइड पे ब्रॉड पीक K2। ओके। और कंकोडिया से जंक्शन जहाँ पे आपके इर्द गिर्द सारे पहाड़ ही पहाड़ होंगे। ओके। सो कंकोडिया तक आप कांटेक्ट कर सकते हो, बात हो सकती है सिग्नल? कंकोडिया तक भी नहीं हो सकती। उस टाइम पे तो अस्कोली से आगे नेटवर्क ही खत्म हो जाता था। और फिर ये घर वालों में, अच्छा मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि 45 दिन बेटे से रब्ता नहीं और फादर खुद छोड़ कर आ रहे हैं, देन ही वेंट टू
यूएस, हाँ, सो हाउ इज इट पॉसिबल? माय फादर मेड इट। मतलब आई गेस ही इज अ मैन ऑफ करेज टू। हाँ, या तो उनके 3 और बच्चे। बट स्टिल यार, स्टिल बड़ा बेटा जो है, लाइक मैं अपने घर में बड़ा बेटा हूँ, एंड आई फील दैट कनेक्शन विद माय पेरेंट्स एंड माय फादर, कि जो बड़े बेटे की एक इम्पोर्टेंस होती है और जिस तरह वो देख रहे होते हैं, स्टिल आई गेस इट्स अ टफ टास्क। हाँ, मतलब उनको क्रेडिट तो जाता है, कुछ भी कर लें। उन्होंने जो हिम्मत दिखाई, वो ऊपर से मेरी वालदा को भी। यस, उस तरह मैं वो पूछने वाला था मेरे अब्बा जी छोटे दिल के हैं, मेरी वालदा बहुत Okay. स्ट्रॉन्ग है। ओह, मेरी वालदा बहुत। मैं नांगा पर्वत पे घुमा था ना, मेरे अब्बा जी की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब थी उस वक्त, एंड योर मदर? और माय मदर वाज स्ट्रॉन्ग। So do you feel some connection with your mother, like internal? और ये जो strength है, या जो आपका confidence है, या बहादुरी है, ये मदर से ड्राइव हो रहा है? Do you think that? यार इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मदर के साथ ज़रा वो ब्रोस वाला सीन है। ज़्यादा कनेक्शन उनके साथ है? पापा के साथ भी है, लेकिन यू नो कि वो बाप बेटा एक है। अच्छा, वो है? वो ये एक टेबल आता है बीच में। ओके, सो एवरी टाइम आप इधर बैठे होते हैं और वो उधर बैठे होते हैं सामने, लाइक इन जस्ट सेंस के एक वो है थोड़ा सा बाप बेटे के दरमियान में जो होता है। वो ऑफ कोर्स है, मतलब आई कैन नॉट क्वेश्चन हिम एट ऑल। ओके। फील से बर्न योर इक्विपमेंट, आई वोंट आस्क व्हाई। एंड व्हाई? क्या बचपन, अच्छा इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक आपको बचपन में बहुत मार पड़ी होती है और एक खौफ और एक रोब होता है, वो है, या आउट ऑफ रिस्पेक्ट है, लाइक आई विल नॉट क्वेश्चन इज माय फादर? आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी है यार, मार तो हर किसी को पड़ती है। मतलब मुझे अम्मा से बहुत मार पड़ी हुई है, अब्बा ने तो शायद ही मारा हो सिर्फ। अम्मा से पड़ी? अम्मा से बहुत मार पड़ी है, पाइप से, विकेट से, बैट से, रैकेट शटल से, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा? कुछ भी, अम्मा ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा ना, बस वो एक ये निशान करना रह गया था अम्मी का, बाकी सब कुछ उन्होंने आजमा लिया था। सो दिस थिंग मेड यू टफ, लाइक इसने आपकी वो ट्रेनिंग करवा दी कि यू नहीं, ऐसी कुछ कोई बात नहीं है, इसने ट्रेनिंग वगैरह नहीं करवाई। तो मुझे ये था कि फिर जब मैं कोई हरकत करता था ना, तो मैं पहले से प्रिपेयर हो जाता था कि हाँ आज तो पढ़नी ही पढ़नी, आज मार पड़ेगी, आज पढ़नी है। सो आप अब ब्रॉड पीक पे जब आप जाते हो, या अब इसको हम यूं कर लेते हैं, आप किसी भी पीक के मतलब टॉप पे जाते हो, व्हाट इज द फीलिंग? क्या सोचते हो, क्या करते हो वहाँ पे? To be honest, I don't want to act like a die-hard patriotic man this time. Okay. Because मतलब people expect from me कि मैं कहूँ कि ओ मैं अपने मुल्क का झंडा लहरा रहा था और वहाँ पे दुनिया बुलंद तरीन नज़र आ रही थी और I was feeling proud कि मैं अपने मुल्क का नहीं, वहाँ पे you feel nothing. Okay. You feel nothing at all. Okay. जब आप नीचे बेस कैंप पे आ जाते हो ना, then you feel that thing. वहाँ पे क्या चल रहा होता है? ये जब आप मुड़ के वापस पहाड़ को देखते हो ना, I was there. हाँ जी, फिर आप कहते हो कि यार तू तीर आसमां जिगर आजमाए। अच्छा, वहाँ पे कुछ, अच्छा वहाँ पे क्या, लाइक अब आप जा रहे हो टॉप पे एंड यू रीच द टॉप, हाँ जी, एंड देन एट द सेम मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग कि अब नीचे जाना है वापस? हाँ जी, ऑफ कोर्स, बिकॉज आपका जो समिट है वही आपका जो एक्सपीडिशन है वही 50% ख़त्म हो गया ना। समिट पे जाके नीचे भी तो जिंदा आना है वापस। नहीं, लेकिन आप वहाँ स्टे करते हो लाइक फॉर 10 मिनट, 5 मिनट्स, हार्डली 5 मिनट्स, उसके बाद वी हैव टू रन बैक जितना जल्दी हो सके। लाइक इशू क्या है, क्लाइमेट इतना हार्श हो जाता है या वहाँ जगह नहीं है? 8000 इज लीथल जोन, इंसान की बॉडी बनी नहीं उधर सर्वाइव करने के लिए, और इफ यू स्टे मोर देन 1-2 आवर्स यू विल बी अटैक्ड बाय हाई एल्टीट्यूड सर्बरल एडीमा और पल्मोनरी एडीमा और हाइपोथर्मिया। और तो मेजर इशू इज कि ऑक्सीजन वहाँ नहीं होती, सांस नहीं आ रहा लीथल होता। जोन है, एटीएम प्रेशर डिफरेंस होता है साथ में, एयर थिन हो जाती है, बहुत बहुत मसले हैं। तो अगर हम इसको आप इतने 8000 कर चुके हो, अगर डिफाइन करें तो वो क्या है? वो पहाड़ की चोटी एक पत्थर है, इट्स अ काइंड ऑफ लैंड समवेयर देखिए, कुछ जहाँ दो पहाड़ लोग की बैठ चोटी सकते है, हैं, कुछ पहाड़ की चोटियाँ जो है वो इस तरह भी हैं कि जहाँ पे एक बंदा आ सकता है सिर्फ एक टाइम पे। कुछ पहाड़ की चोटियाँ जो हैं वो इतनी बड़ी हैं कि वहाँ पे आप 4-5 टेंट लगा सकते हो। ओके, और ये इतनी बड़ी कौन सी वाली है? नांगा पर्वत है, ब्रॉड पीक है, उसके बाद फिर K2 इज क्वाइट बिग एज वेल। ओके, और उसके बाद और भी 3-4 हैं पीक। तो जस्ट अ रैंडम क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, यू आर अ कॉफी लवर और चाय लवर? अमेरिकानो लवर, वैसे तो ब्लैक कॉफ़ी। लेकिन वो तो वहाँ नहीं मिलेगी ना, आप क्या करेंगे? किधर? उधर पहाड़ की चोटी पे सर लेके जाते हैं। लेके जाते हो? हाँ जी। तो लाइक मेरा पहाड़ सवाल, की चोटी पे आपको कुछ नहीं मिलता,
वो जो आपके बैग में ऐसा कुछ चीज होती है? नहीं नहीं, पहाड़ की चोटी में आप कैसे कॉफी निकाल के कैसे बनाएंगे वहाँ तो मैं यही सवाल कर रहा था ना। 2 मिनट आपने ऐसे झंडे पकड़ने हैं और बस वापस भागना है। नो लाइक जहाँ पे आप टेंट लगा सकते हैं, वहाँ बैठे हैं और आपने साथियों एक सर, कप पकड़ा बस हुआ है और ऐसे ही ये है ना। लाइक मेरा ख्याल है ये इधर बैठ के इमेजिन करना आसान है। इधर बैठ के इमेजिन करना बहुत आसान है सर। हम्म। मतलब वो तो फिर आप 2-3 हसीनाएं भी साथ इमेजिन कर लें अपने, वो जहाँ तक आपकी सर वो जाती है आप करें लेकिन पहाड़ की चोटी में हमें पता क्या हो रहा है। ओके ओके, व्हाट इज द टफेस्ट एक्सपेडिशन? नांगा पर्वत। नो 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 नो, आई एम गोइंग समवेयर एल्स। किसी हसीना को के पीछे जाना या नांगा पर्वत के K2 पे जाना? नहीं, मैं हसीना के पीछे नहीं जाता। हाँ मतलब बिल्कुल भी नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी विद माय लाइफ, माय लाइफ हैज गिवन टू मी। ओके, एंड वी विल कम बैक टू दिस पार्ट अगेन। क्या कहते हैं उसे, नांगा पर्वत और बाकी पीक्स ज़्यादा। ये ज़्यादा मुश्किल है। 2020 में आप गए नांगा पर्वत? नहीं, 2021 में गया एवरेस्ट। 2020 में मैंने रेस्ट किया और एक ट्रेनिंग वगैरह अल्पाइन स्टाइल क्लाइम किया खुद सरगंग पे, कोई छोटी सी पीक। तो एवरेस्ट क्लाइम किया, मैं बना यंगेस्ट पाकिस्तानी टू समिट एवरेस्ट। और उसके बाद फिर मैंने उसी महीने 2 महीने के बाद K2 क्लाइम कर लिया। आई बिकम द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू क्लाइम K2 इन 2021। हाँ, उसके बाद मैंने लास्लो क्लाइम कर लिया अक्टूबर में। उसके बाद फिर अगले साल मैंने 3rd, 4th एंड 5th हाईएस्ट माउंटेन विद इन 23 डेज कर लिया। और इस वक्त मेरा ये डिस्क वाला मसला स्टार्ट हो गया था। उसके बाद जब वापस आया, नांगा पर्वत जीवन G2 कर लिया। उसके बाद मेरी टांग बिल्कुल ही ख़त्म होना शुरू हो गई। तो मतलब आपके लिए क्या दौड़ लगाई थी कि बस मैंने करते मतलब जाना है? इसी तरह ही है तो। और उसके बाद टांग भी पैरालाइज हो गई, वो 40% पैरालाइज हो गई। उसके बाद ऑपरेशन हुआ, 6 मंथ बेड रेस्ट हुआ। बेड रेस्ट क्या, टांके लगे हुए थे, मैं क्रिकेट खेल रहा होता था बाहर। मैं बैठ नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। मतलब मुझे मेरे घर वालों से बहुत गालियाँ पड़ी इस चीज़ पे। मेरे घर वालों मेरी इतनी टेक केयर की कि मुझे लग ही रहा था मैं अपने घर में हूँ। हाँ मतलब मुझे फील और ये स्पेशल प्रोटोकॉल कब मिलना शुरू हुआ? आफ्टर ब्रॉड बॉय या K2 और माउंट एवरेस्ट? जब ऑपरेशन हुआ। अच्छा, तब उससे पहले भी नहीं मिल रहा था? उससे पहले पंखे शंखे साफ किए हैं, टैंकियाँ साफ की, बहुत कुछ किया मैंने। और किसी ने देखा छत पे द ब्रॉड बॉय वो टैंक साफ कर रहा है? मेरे घर वाले जा रहे होते हैं, मैं गैराज में वाइपर लगा रहा होता हूँ, बाहर लोग जा रहे होते हैं, वो कह रहे होते वो मतलब नॉर्मल लाइफ तो नॉर्मल लाइफ है यार। मतलब ये नहीं है कि अगर 4 चोटियाँ सर करके जो है ना, वो मैं घर में शहनशाह बन के बैठ जाऊँ। तो लेकिन जब आप घर आते हैं तो आप रेस्ट कर रहे होते हैं ना, बट रेस्ट में भी आप वो मतलब सेम ही है? रेस्ट भी ये होता है, यही रेस्ट है। सेम ही। ओके, अच्छा, अब ये आप सब कर रहे थे और 2022 में थे आप ये नांगा जीवन G2 कर रहे थे जब? हाँ जी। और फिर देयर केम अ मोमेंट के यू लॉस्ट द कांटेक्ट। आप नीचे आ रहे थे, आई गेस वापस आ रहे थे नांगा पर्वत पे। नांगा पर्वत से। सो आपने ब्रॉड बॉय किया, माउंट एवरेस्ट, K2, नांगा पर्वत, G1, G2। अच्छा, वैसे अगर जो 12 आप कर चुके हैं, यू कैन नेम देम ऑल इन वन गो? यस प्लीज। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्डर जिस तरह आपने किया है। अच्छा यस। सो ब्रॉड पीक, एवरेस्ट, K2, मनासलू, फिर कंचनजंगा, लोत्से, मकालू, एंड देन नांगा पर्वत, G1, G2, एंड देन अन्नापूर्णा एंड धौलागिरी। द लास्ट वन वाज धौलागिरी। धौलागिरी, एंड इट इज इन नेपाल? नेपाल। ओके, और अब 2 रह कौन से गई हैं? शीशा पंगवा एंड चोयोक। देयर इन चाइना। यस। ओके, हम उस तरफ आते हैं। यू वाज डूइंग नांगा पर्वत समिट, वापस आ रहे थे आप। अच्छा, टफेस्ट माउंट एवरेस्ट है? नहीं, मुझे लगा नांगा पर्वत। हर माउंटेन की अपनी डिफिकल्टी है। कुछ लोगों को माउंट एवरेस्ट टफ लगता है, कुछ को K2, कुछ को नांगा पर्वत, कुछ को लोत्से। जनरल परसेप्शन क्या है? K2 जनरल परसेप्शन। और उसकी रीजन क्या है? क्लाइमेट हार्श है या स्टीप बहुत ज्यादा ऊपर जाते हुए इशू होता है, नीचे आते हुए ज्यादा इशू होता ज्यादा है? ओके। एवलांच रिस्क है, स्टीपनेस ज्यादा है, मौसम जल्दी बदल जाता है। आपने K2 कितनी देर में किया? 15 दिनों। और यूजुअली कितनी देर में होता है? 15-13 दिनों में। और मैंने विदाउट वो किया था, विदाउट शेरपा किया था। नेपालीज ने मुझे हेल्प किया था, विदाउट एनी सपोर्ट किया था मैंने। अमूमन 40 डेज तो लग जाते हैं, लेकिन आई वाज एक्लेमेटाइज। मैं एवरेस्ट करके आया हुआ था उस वक्त, फुल जोशो खरोश में, अपने फुल पीक पे था उस टाइम में, और मैं बस कर गया फिर K2। तो लेकिन ये है कि मेरे लिए नांगा पर्वत सबसे मुश्किल था। क्यों? वो मुश्किल क्यों था? यार मैं घूम गया था ना वहाँ पे। डिस्पाइट ऑफ दैट थिंग, उस तरफ उसको मुझे जरा डिटेल में डिस्कस करना है। उसके अलावा अगर जिस तरह आप कह रहे थे कि रॉक्स ज्यादा हैं K2 पे, मुझे कंचनजंगा मुश्किल लगा, द वर्ल्ड 3rd हाईएस्ट माउंटेन। ओके। उसके कैंप 4 से समिट में एक गो में 20 घंटे लगे हमें सिर्फ जाने के लिए। 20 घंटे चलते रहे, शाम को 6 बजे शुरू हुए, अगले दिन 4 बजे शाम को पहुंचे। ओके। चलते रहे।
अच्छा, अब ये बताएं कि नागा पर्वत, व्हाट वाज दिस पॉइंट कि आप वापस आ रहे थे हाँ जी। एंड यू लॉस्ट? अच्छा, नांगा पर्वत का ये सीन था कि अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ स्पॉन्सर्स में बहुत लेट गया, ओके। और उसके बाद जब मैं गया तो मेरी पूरी टीम जो थी ना पहले से ही वो करके आ चुकी हुई थी। मैं और फजल 2 बंदे थे। फजल वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी काइंड, वेरी हम्बल क्लाइंबर फ्रॉम शिमशार, 50 इयर्स ओल्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग। आजकल के नौजवान अगर उसको देख लेना तो शर्मिंदा हो जाए कि यार एक 50 साल का बंदा जो है वो हमसे 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग नांगा पर्वत क्लाइंब कर रहे थे, और ये पहली बार हुआ होगा कि एक कमर्शियल एक्सपीडिशन के अंदर 2 बंदे अकेले माउंटेन को क्लाइंब कर रहे हैं उस टाइम पे। और यूजुअली कितने लोग होते हैं? यार यूजली 20-25 की टीम होती है जो क्लाइंब करती है, और Okay. ऊपर रोप्स भी नहीं लगी हुई थी। ओके। तो हम लोग क्लाइंब कर रहे हैं, जा रहे हैं, और उसके बाद जो है वो एक टाइम पे जब समिट हुआ, मैंने घर बताया, गारमेंट से गया, समिट हो गए, वो रोप्स नहीं थे हमारे पास, स्लो जा रहे थे, नीचे आते हुए रास्ता भूल गए हम लोग। ओके। अब जब रास्ता भूले ना तो मेरे घर से पहले मैसेज आया कि वाइट आउट होने लगा है, वो मौसम ख़राब होने लगा है। ओके। तो वाइट आउट हो गया, अब मुझे रास्ता ही ना मिले। एक ट्रैवर्स पे जा रहा हूँ मैं। वाइट आउट मींस स्नोफॉल? वाइट आउट मीन्स बादल आ गए, वाइट बादल आ गए। ओके। जितने हमारे फुटप्रिंट्स थे वो भी कवर हो गए। ओके। तो एक ट्रैवर्स पे जा रहा हूँ मैं, और इस साइड पे खाई है, इस साइड पे वापस जाने का रास्ता है। हम 7000 मीटर पे हैं, ऑक्सीजन मेरा ख़त्म हो गया हुआ। मैं जा रहा हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। मैंने यहाँ से थोड़ा नीचे डिसेंड करना शुरू किया तो नीचे खाई थी, नो रोप अगेन। ऊपर आया हूँ, कांटेक्ट कर रहा हूँ, बैटरी तो फिनिश होने लगी, 1% रह गया सिर्फ। मैंने SOS का सिग्नल दबा दिया। उसके बाद पैनिक में थोड़ा होने शुरू हो गया, क्योंकि आपको पता है कि जब आपको पता लग जाए ना कि आप मरने वाले हो तो यू आर ऑलरेडी डेड, आप पहले ही मर चुके हो। आप मर चुके हो। मैं पैनिक करना शुरू हो गया, और उसके बाद जो है ना वो थक हार के मैं ऐसे बैठ गया नीचे। मैंने कहा कि यार देयर इज नो होप कि हम जाए। पूरी रात हमने स्टैंड में गुजारी, पूरी रात। सिर्फ एक छोटा सा गड्ढा खोदा जिसके अंदर हम मुंह डाल सकें अपना, और मुंह डाल के इस तरह लेट गए, और पूरी बॉडी नीचे से सुन थी, बिल्कुल सुन थी। और रात को मैं फजल को देखूं, फजल मुझे देख के, और मतलब हम कह रहे हैं कि यार दिस इज़ द एंड, थोड़ी देर में मर जाएंगे। हमारे नाम पे भी लाहौर में पार्क और फ्लाईओवर बन जाएंगे, शरोज़ नेशनल पार्क, फजल फ्लाईओवर। और आप ये बात वहाँ कर रहे थे? हाँ जी। तो मैंने कहा कि यार इस तरह हो जाएगा अभी। तो खैर क्योंकि पूरी रात के सोए नहीं हुए थे तो आंख लग गई। ओके। अब आंख क्या लगी कि जिस चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा डरता हूँ, अडीमा जब आपको होना शुरू होता है ना, यू स्टार्टेड हेलुसिनेटिंग। ओके। आपको अजीब अजीब चीज़ें नज़र आती हैं, कभी ग्रीनरी नज़र आ रही है, कभी आपको सूरज सर पे नज़र आ रहा है, आप चीज़ें उतारना शुरू कर देते हो। मुझे नज़र क्या आया, हेलीकॉप्टर साका में। ओके। अच्छा, हम एच पे लेटे हुए हैं, यहाँ पे आगे खाई है सारी, और हेलीकॉप्टर आता है मेरी तरफ, एक आर्मी ऑफिसर उतरता है, ठीक है, और मुझे कहता है शरोज़ बैठो हेलीकॉप्टर के अंदर। और हम जनाब उठ के बैठने जाते हैं, फिर फजल पकड़ लेता। ओके। ऐसे आंख खोल के देखता हूँ तो ऊपर बर्फ का वो टीला था, और इफ आई गो मैं गिर जाता वहाँ। तो इन एक्चुअल फजल ने आपको रोका था पकड़ के? हाँ जी। ओह। और उसके बाद फिर इसी तरह ही था, और मतलब आई डोंट रिमेंबर दैट टाइम, लेकिन आई फील लाइक कि फजल ने मुझे रोका था उस टाइम। और उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर आते हैं, लोग कहते हैं शरोज़ क्यों नहीं बैठ रहे, यहाँ मर जाओगे, जल्दी आ जाओ यहाँ पे। फिर मैं ऐसे आँख खोलता हूँ जाने के लिए, और फिर मुझे वो एक बर्फ़ का टीला नज़र आता है। फिर उसके बाद एक अजीब अजीब चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, और मैं पता नहीं कहाँ पे लेटा हूँ और क्या कर रहा हूँ। रात मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मैंने वो रात कैसे गुजार ली वहाँ पे, एक्सपोज, ओपन, विदाउट टेंट, पानी नहीं पिया हुआ, खाना नहीं खाया हुआ, कई घंटों से प्लस 20 आवर्स से। और अब आपने SOS मैसेज भेजा हुआ है? SOS मैसेज हो गया हुआ है, वहाँ मेरे घर में मातम का माहौल शुरू हो गया हुआ है, ठीक है। वहाँ लाहौर में हर बंदा कह रहा है कि यार मेरे चाचू, मेरे मामू, हम लोग, हमारा अदारा, इन्होंने हेलीकॉप्टर्स भेज दी। ओके। ठीक है। तो उसके बाद जब मैं आया वहाँ पे, तो ये SOS मैसेज आपके घर पे आता है डायरेक्ट या? अमेरिका गया, ओके। गारमेंट से अमेरिका वालों ने मेरे घर कॉल की। ओके। नॉट द रेस्क्यू टीम समवेयर डायरेक्ट वहाँ पे नहीं आता? नहीं। क्या उसके बाद मैकेनिज्म ही नहीं है? नहीं। उसके बाद मेरे फादर ने अपील की आर्मी से, एक Okay. वीडियो मैसेज के थ्रू। ओके।
कि इस तरह है तो आप प्लीज़ अगर रेस्क्यू Help करें। तो ये वो मैं आज तक वो वीडियो नहीं देख सकता. माई फादर वॉज लिटरली क्राइंग ऑन सोशल मीडिया दैट डे कि आई हैव रिप्रेजेंटेड आर्मी ऑन कंचनजंगा. मैंने शोधा को वो पीक डेडिकेट की थी. तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि अगले दिन जब मेरी आंख खुली 3 बजे तो फजल आवाज़ें लगा रहा था कि अल्लाह तू ही कोई फरिश्ता भेज दे हमें बचाने के लिए, ये वो हमें बचाओ हमें बचाओ हमें बचाओ. और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा. और एकदम मेरे दिमाग में क्लिक किया. मैंने कहा कि यार अगर हम उठे हैं ना इसका मतलब हमें रास्ता भी मिलेगा. और फिर मैंने ट्रेल ब्रेकिंग शुरू किया. मैंने कहा कि यार मुझे लग रहा है मुझे रास्ता मिल गया. हम लोग जाते आते 6 घंटे 7 घंटे चले हैं. उसके बाद मुझे नीचे कैंप नज़र आया. मैंने वहीं बैग फेंका अपना. मैंने कहा यो जी बच गया. तो कोई टीम आपको हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करने नहीं आया था? नहीं उस टाइम पे नहीं आया था. उस टाइम पे वेदर ख़राब हो गया था. लेकिन एक्चुअली वो जो रेस्क्यू टीम के है ना 5 एविएशन के कर्नल रिजवान, ही इज़ रियली अ नाइस पर्सन, रियली नाइस पर्सन, वेरी कोऑपरेटिव और वेरी अंडरस्टैंडिंग. और उनकी जो टीम है जितनी उसमें कैप्टन आतिफ हैं शायद और 2-3 हुसैन कुछ इस तरह. दे आर रियली कोऑपरेटिव. सो डू यू थिंक कि आपको रास्ता दिखाया गया था उस दिन? हाँ मुझे रास्ता दिखाया गया था. You felt some power like कुछ था? हाँ मुझे रास्ता दिखाया गया था क्योंकि वो जो रास्ता था ना, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट नॉट एनीथिंग फिक्शनल समथिंग लाइक दैट, क्योंकि हम उस रास्ते को रात को क्रॉस किया था. आई कैन सी माई सेल्फ कमिंग टूवर्ड्स लाइक दिस क्रॉसिंग एट द नाइट. दैट वॉज रियली अ गुड मोमेंट फॉर मी. और उस वक्त मुझे क्लिक हुआ. मैंने कहा कि यार रास्ता मिल गया है, यहाँ पे जाएंगे. और वहाँ से फिर किंशॉफर वॉल उतरे हम लोग नीचे, जो मोस्ट डेडलीस्ट वॉल है वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स भी आना शुरू हो गए सारे वो. उसके बाद हम लोग नीचे तक गए बेस कैंप से 100 मीटर पहले. फिर उन्होंने वहाँ पे हमें पिक किया और हमें डायरेक्ट लेके स्कर्दू. और ये कितनी देर के लिए आप मतलब गुम गए या कितना रास्ता रहा? यार +20 आवर्स, मे बी 27 आवर्स, मे बी 30 आवर्स. मोर देन अ डे? हाँ ऑफ कोर्स. और इसके बाद कैंप 3 पे हम लोगों ने एक दिन स्टे किया. और उसके बाद हम लोग सारा सामान उठा के नीचे गए. और नीचे जाके फिर वहाँ से हेलीकॉप्टर ने हमें उठाया. हेलीकॉप्टर लेके गए हमें वहाँ पे क्या कहते हैं उसको, स्कर्दू लेके गए. स्कर्दू से मेरे अम्मा अब्बा मुझे लेने आए हुए थे. मैं लाहौर आया वहाँ पे. अच्छा, अब इस दौरान आपकी जब कैंप 3 आए और फिर स्कर्दू आए, इस दौरान घर पे बात हुई थी? नहीं कुछ भी नहीं. और घर पे भी तक यही पता है कि ये गुमा हुआ है? नहीं घर पे उन्होंने बता दिया था कि हम 2 बंदे स्पॉट किए हमें नीचे आते हुए. लोग हैरान थे कि यार एक रात ये लोग सर्वाइव भी कर गए, अब इतनी हिम्मत है कि नीचे भी आ रहे हैं. और अब स्कर्दू आप आए? स्कर्दू पहली बार मेरे बाजू में लेने आए थे. स्कर्दू में लेने के लिए आए और आपने वहाँ अपने पेरेंट्स को देखा? हाँ मुलाकात हुई? हाँ मुलाकात व्हाट वाज दैट फीलिंग? अम्मा ने क्या कहा, अब्बा ने क्या कहा? यार वेरी सीरियसली मतलब आई एम नॉट इमोशनल पर्सन. नॉट? मैं इमोशनल बिल्कुल भी नहीं हूँ. लेकिन पेरेंट्स तो होते हैं ना? पेरेंट्स होते हैं, मैं नहीं हूँ. मैं क्या करूँ, मतलब मैं आई कैन नॉट एक्सप्रेस दैट वे. मतलब वो कहते नहीं है कि अगर आप किसी को चाहो कि वो आपको इस तरीके से प्यार करे और वो ना करे तो दैट डजंट मीन कि ही डोंट लव यू. हर बंदे का एक अपना तरीका होता है. अच्छा, एक इसमें फिर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि लाइक यू सॉ डेथ इतने करीब से, सो आर यू स्कैर्ड? ऑफ कोर्स आई एम. मरने से डर लगता है या? ऑफ कोर्स. बिफोर दैट व्हाट इज डेथ? आई थिंक एक डेथ के भी कोई स्टैंडर्ड्स होते हैं. और इफ़ यू आर चेजिंग योर ड्रीम्स एंड यू डाई, आई थिंक दैट्स योर सक्सेस. It's a success. It's a success because you were chasing your dream. You were not sitting in your bed with a cup of coffee and thinking कि यार काश मैं ये कर लेता, काश वो मैं कर लेता. At least जब आप मरने लगो ना उस टाइम पे तो आप ये कहोगे कि यार क्या ज़िंदगी थी, मज़ा आ गया. So it will be a successful life. It will be a successful life. क्योंकि लोग आपको मरने के बाद याद रखेंगे ना. मरने के बाद आपने ज़िंदा रहना है. और दूसरी बात यह है कि आपको पता होगा कि आपकी बॉडी किस चीज़ की केपेबल है. तो ये फॉर मी डेथ इज डेथ. मतलब एक वो है कि व्हेन यू डाई यू डाई. डर लगता है? हाँ ऑफ कोर्स आई एम अफ्रेड ऑफ डेथ. और आई हैव सीन पीपल डाइंग इन फ्रंट ऑफ मी. मेरे बहुत करीबी दोस्त और मेरे बहुत सारे दोस्त जो कि बेस कैंप पे बैठ के मेरे साथ खाना खा रहे होते हैं, एंड में पता लगता है दे डाइड. मतलब बट इट्स ऑल अबाउट you have to accept the reality.
हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, इन सब पे पैसे बहुत लगते हैं. हाउ डू यू मैनेज दैट? पैसे तो लगते हैं. एंड आई गेस के माउंटेनियरिंग, क्लाइंबिंग, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट इन द वर्ल्ड. यस. तो अगर हम एक कंपैरिजन बिल्ड करते हैं कि जो फॉरेनर्स क्लाइंबर्स हैं वो पाकिस्तान आते हैं, आप भी जाते हैं, नेपाल जाते हो, आपने चाइना जाना है, तो एक तो वो कैसे अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर रहे होते हैं, आपकी उनसे दोस्तियां भी होंगी, और आपने ये सब कैसे मैनेज किया, और अगर एनी रफ आइडिया कि अब तक कितने पैसे लगा चुके हैं? मे बी 5 करोड़, 5-6 करोड़. So you come off from a very well-off family, like financially stable? I used to be. My father used to be very well off. और अब he has nothing as well. सब कुछ लगा दिए? Everything. Like property, business? Property, गाड़ी, मेरी गाड़ी थी वो भी बेच दी. मेरे एक प्लॉट था बाजी का, वो भी बेच दिया. और उसके बाद मतलब मैं इस तरह एवरेस्ट करके आया, जाके प्रेसिडेंट साहब से मिला. उन्होंने कहा बेटा हम ओन करते हैं इस प्रोजेक्ट को, ये करते हैं, वो करते हैं. उसके बाद जैसे ही आई स्टेप्ड आउट फ्रॉम हिज ऑफिस, एवरीथिंग वाज गॉन. और उसके बाद जब मैं एवरेस्ट करके आया, उन्होंने वैसे मेरी कॉल उठाना छोड़ दी. मतलब आई यूज्ड टू फील माई सेल्फ एज अ बेगर. मतलब उनका बस चलता था, वो कभी भी बुला लेते थे मुझे. मैं 30-40 हज़ार का पेट्रोल खर्च करके वहाँ चला जाता था. तो प्रेसिडेंट साहब ने मुझे अल्फाज कहे आफ्टर सबमिटिंग 6 और 7 पीक्स में भी. प्रेसिडेंट साहब मुझे कहते हैं बेटा खुद क्यों नहीं करते, सारा गवर्नमेंट पे क्यों डालते थे. मैं कहा सर आप क्या कर रहे हैं, पहले मुझे आप ये तो बताएं ना ज़रा. मतलब ठीक है, माना प्रेसिडेंट है इस मुल्क के, ठीक है, रिस्पेक्टेडली सब ठीक है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? कमिंग ऑफ दिस फ्रॉम अ प्रेसिडेंट. कमिंग ऑफ, हाँ, वो कहते हैं हमारा वो यूट्यूब का कोर्स है, वो आप ज़रा ले जाके. मैं कहा सर मैं प्रेसिडेंट ऑफिस आया हूँ, कोई हकीम की वो वहाँ पे नहीं आया कि आप कहेंगे मुझे पूड़ी पकड़ा के कहेंगे ये लो ये नुस्खा है, ये ज़रा आजमा लो एक दफ़ा. इस तरह नहीं होता. मतलब अच्छा, जो मेरा जो सवाल था कि जो बाकी फॉरेनर्स आते हैं, हाउ डू उनके दे, पास स्पॉन्सर्स होते हैं, उनके पास तो प्राइवेट स्पॉन्सर्स होते हैं, और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्स होते हैं. कुछ लोगों के पास गवर्नमेंट सेक्टर्स के भी स्पॉन्सर्स होते हैं, कुछ लोगों को गवर्नमेंट. ये देखो मैं कभी भी नहीं कहता कि गवर्नमेंट मुझे पैसे दो, ठीक है, मुझे पता है आप लोग नहीं दोगे, लेकिन कुछ प्राइज मनी वगैरह होते हैं वो आप वो कर लेते हो. यार देखो बाकी एथलीट्स को मेरे सामने 80-80 लाख रुपए मिले हैं, और वहीं मुझे जो है ना, वो जब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आया था तो मुझे 10 लाख 20 लाख में रखा दिया था इन्होंने बैक इन 2021. उसके बाद मैंने इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए और इतने पैसे खर्च किए अपनी तरफ से, आज तक मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिला. पंजाब स्पोर्ट्स अवार्ड से मेरा नाम हटा दिया गया. पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को इवन तो पता भी नहीं है. आप तो उनके एम्बेसडर थे. हाँ, तो अब नहीं है. यूथ एम्बेसडर था. क्या है वो, एक नाम लिखा हुआ है यूथ एम्बेसडर का, दैट्स इट. और क्या है? So they don't help you in training या कौन सी ट्रेनिंग, उनको तो ये भी नहीं पता एग्जिस्ट. तो अभी वहाब रियाज है, वहाब रियाज को भी नहीं पता इतना. मुलाकात हुई आपकी? तो क्या मुलाकात होनी है? He is himself a वो स्पोर्ट्समैन है, ट्वीट क्रिकेटर भी है. नहीं की उसने. तो मैं और वहाब रियाज मिले थे एक दफ़ा उधर शुएब अख्तर के, शुएब मलिक के वो उसने रेस्टोरेंट खोला था, वहाँ पे हम सारे थे. मैं बाबर आजम भी, हसन अली भी, आतिफ असलम भी आया हुआ था, सारे थे. तो वहाँ पे वहाब रियाज एक्चुअली नोज मी, लेकिन आई थिंक ही इज़ बिजी थ्रोइंग वाटर. अच्छा, आप चाहते क्या है, लाइक गवर्नमेंट सपोर्ट या प्राइवेट स्पॉन्सर, हाउ इट वर्क्स? मैं समझना चाह रहा हूँ कि दुनिया में ये कैसे चलता है और वो कैसे करते हैं, और फिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है. देखें मैं जो है वो रैंडमली अपने उस पे कर रहा हूँ. आई एम अ रजिस्टर्ड एथलीट इन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एज अ माउंटेनियर, एलीट पूल कैटेगरी के अंदर आज भी वो है. लेकिन वो सिर्फ एक नाम लिखा हुआ है. ना मुझे मेरे पास कोई ग्रीन कोट है, ठीक है, ना मेरे पास कोई पाकिस्तानी कलर है, ट्रैक सूट है, कुछ भी नहीं है. इवन दो लिटरली जीरो, आई हैव नथिंग. ठीक है, ओके, आई डोंट केयर अबाउट दैट, साइड पे कर दिया. मेरे पास, मुझे 17 इम्तियाज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था, मेरे पास अभी तक वो भी नहीं है. मेरी जगह और लोगों को दे दिया गया और कहा कि क्यों नाम हटा है, वो पता नहीं किसी ने हटा दिया होगा फ्रॉम द स्पोर्ट्स बोर्ड. ठीक है, दे आर डूइंग नथिंग. उन्होंने अभी तक मुझे सर्टिफिकेट भी नहीं दिया. वो मुझे कहते हैं इससे मिलने आ रहे हो, मुझे भी ले जाना साथ. तो दे नीड टू बी चेंज, डजंट मैटर व्हाटएवर इट इज. आई एम सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड, यू गाइज हैव टू बी चेंज, you guys have to be replaced, you guys have to be changed, that's it. और उसके बाद और लोग कौन है? ब्यूरोक्रेट. ब्यूरोक्रेसी में आप एक दफ़ा किसी से आप वो बहस हो गई आपकी, आपने बोला कि यार ये चीज़ ठीक नहीं, आई डोंट लाइक योर वे, दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू यू नो पुट योर साइड. खुड्डे लाइन लगा देते हैं एक तरह से इन देसी लैंग्वेज. ठीक है, वो कर देते हैं. दूसरी बात ये है कि अगर वो आपको एक दफ़ा रिवॉर्ड दे दें तो
उसके बाद जो है वो आपको पूरी ज़िंदगी वही जिताते रहेंगे, डज़न्ट मैटर कि आपने कितना वो किया हो। तो मतलब आई थिंक कि अभी मैं बल्कि शिजा ख्वाजा से मिला हूँ, शी इज़ वेरी नाइस। जो प्राइम मिनिस्टर की यूथ अफेयर्स की कोऑर्डिनेटर हर बॉडी लैंग्वेज, हर वे ऑफ टॉक, शी इज़ रियली नाइस। उन्होंने मुझे प्रॉपर टाइम दिया, मेरी बात सुनी, उन्होंने मेरे मसले मसाइल देखे। ये नहीं किया कि हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे। इस तरह होता था कि पहले अगर मैं किसी मिनिस्टर के पास जाऊँ ना तो मुझे एक किताब खोल कर देता था, ठीक है, मेरे फ्यूचर की किताब होती थी वो, जिसमें वो कहता था मैं ये भी कर दूंगा, ऐसे भी कर दूंगा, वैसे भी आपके लिए दुनिया उजाड़ के ले आऊँगा। मुझे लगता था मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। तो वो ये सीन था। और वैसे इनसे पहले जो थे यूथ अफेयर्स के डार साहब, यू हैड अ गुड रिलेशन विद देम? यार वो एक अजीब करेक्टर था। तो मतलब उन्होंने पहले 3-4 घंटे मुझे वेट करवाया, उसके बाद आए हैं, मुझे कहते हैं कि एवरेस्ट साहब ने कर लिया तो बाकी तो छोटी छोटी रह गई हैं, अब क्या फ़ायदा। और उसके बाद जुल्फी बुखारी आ गया, उसी से बात करते रहे, मैं मुंह देखता रहा। उन्होंने कहा ये लो मेरी तरफ से कामयाब जवान का मेडल, आप एक कामयाब जवान है, आपको हम इसमें काउंसिल में ऐड कर रहे हैं, उस काउंसिल में ऐड कर रहे हैं, ये वो ऐसे वैसे, और बस टक, बाकी बातें बाद में। उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। जैसी जुल्फी बुखारी आया तो वो बात करते, यार हाँ वो 1.5 अरब का बजट आया हुआ ये वो तो कि वो बिल्कुल एक डिफरेंट स्कीम थी। ओके, अभी ऑफ द रिकॉर्ड आप जो मेंशन कर रहे थे कि आपके कुछ सर्टिफिकेट्स भी आने वाले हैं जो नेपाल से, और वो क्या इशू है, क्यों रुके हुए हैं? यार लोन नहीं दिया हुआ मैंने उनका। लोन से मुराद के जो मैंने पैसे उनको देने वो नहीं दिए थे नेपाली गवर्नमेंट को। और ये कितने पैसे हैं रफली $30,000? हाँ, जो मैंने आई हैव टू पे देम, कुछ पुराना भी कुछ नया भी। और वो आप देंगे तो वो, और ये तकरीबन आई गेस 85 लाख 90 लाख रुपीस बनते हैं, अभी लाइक 1 करोड़ के अराउंड। हाँ, जो आपने देना है, जो आप पे कर्ज है। हाँ जी। एंड हाउ विल यू मैनेज दैट? इंशाल्लाह आई विल मैनेज। आई हैव रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट एज वेल, और शिजा इज क्वाइट नाइस। आई होप कि शी विल वर्क ऑन इट, ओके एटलीस्ट शी विल फाइंड अ वे आउट ऑफ इट। क्योंकि मैंने उनको बोला है, मैंने कहा देखो मुझे आप लोगों में पैसे नहीं चाहिए, मुझे पहली बात तो ये है कि एज अ स्पोर्ट्समैन मुझे किसी अदारे से वाबस्ता होना चाहिए, ठीक है, जो एक रेगुलर सिस्टम, ये रेलवेज वापडा इतने। अब वापडा से उससे मिलने गया, बहुत पुरानी बात है, तो वो जन्म जमील ने मुझे बुलाया था गोल्फ कोर्स में, उन्होंने ऐलान किया था कि मम्मी 1 लाख रुपये शेर उसको देते हैं। 1 लाख का चेक तो उन्होंने दे दिया मुझे, साथ में कहा हम जॉब भी देंगे आपको। वहाँ पे मैं गया, जनरल जमील साहब ने मुझसे वादा किया, जैसे ऑफिस से बाहर निकला उनके सेक्रेटरी आ गया था, वो जनरल साहब ऐसे ही कहते थे होते हैं, तो ये सीन चला। Well, having said all of these things, अब we are just wrapping it up. मुझे कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ा पर्सनल भी अब आपके बारे में जानना है। पाकिस्तानी पहचानते हैं, प्यार मिलता है, लोग मिलते हैं बहुत ज़्यादा। And how do you feel about that? Very good. Do you consider them your fans, friends? हाँ, of course. People meet me, people आते हैं, फोटोज़ वगैरह भी लेते हैं आके, और I feel very happy actually because I work. अगर मैं काम ना कर रहा होता तो ये लोग मुझसे सलाम भी ना लेते। So अब उसको थोड़ा आपके But I love them. I love all of my followers, all of my fans, all of my friends. I love them. So you got some female fans too. You're quite young, handsome. No, not handsome, but yeah, young. Handsome mountaineer. तो female fans के messages भी आते होंगे, calls भी आती होंगी. Do you consider them? As a fan, yes. I respect them as a woman. I consider them as a fan. And if they have any questions. But no more group study. No, nothing. Why? Because question is, Sharoz is taken or not taken, available or not available? I'm not available. You're not available? Yeah. So you are committed somewhere or taken? Or you will keep it private? I'll keep it private, but I'm not available. It is a mystery? It is a mystery. Okay. What's your future plan? Like, अच्छा एक चीज़ तो अब आपने वो क्लियर नहीं किया, you were in some intermediate, first year, second year पेपर नहीं हुआ, और फिर formal education भी नहीं हुई. But you said you were master in? I'm master in mountaineering, openly. How? Like this is the question, how? पाकिस्तान में कोई स्कूल नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं जो पढ़ा रहा हो। हाँ जी। दुनिया में है इसकी फॉर्मल स्टडी है इसकी? हाँ है, आई गेस है, स्टडीज वगैरह होती हैं। एंड यू आर प्रैक्टिकली मास्टर्स इन? हाँ, बिकॉज देखो जब स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, कोई पढ़ाने वाला नहीं था, तो लोगों ने प्रैक्टिकल किया इसको, और इसी तरह मैं भी प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, और आगे आने वाले वक्तों में आई विल बी द OGs ऑफ माउंटेनियरिंग। सो कोई ऐसा प्लान है कि यू विल हैव सम ट्रेनिंग स्कूल और समथिंग? इंशाल्लाह we'll bring mountaineering and tourism, especially I'm not talking about mountaineering, I'm talking about actually tourism. तो पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म, ये बल्कि मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जितने गवर्नमेंट के लोग हैं वो सुन रहे हैं,
कि नेपाल जो है वो अपने टूरिज्म से 50% अपना रेवेन्यू जनरेट करता है पाकिस्तान में, एंड विल डू द सेम. आई विल मेक इट पॉसिबल. आई वांट योर हेल्प. इफ यू विल नॉट हेल्प मी आई स्टिल डू इट, बट स्टिल आई वांट योर हेल्प. मुझे हेल्प चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और लेट्स डू इट टुगेदर. बहुत फायदा होगा. So you are offering yourself खुद से, like आपके तो बाहर बहुत से दोस्त होंगे जो इंटरनेशनल माउंटेनर क्लाइंबर्स हैं. आपने वो बुक पढ़ी है 3 cups of tea? No, I've just heard about it. Not... जिसने नहीं पढ़ी वो एक दफ़ा पढ़ना, उसकी समरी पढ़ना. आई एम नॉट गोना टेल अबाउट इट बिकॉज बहुत से लोग पढ़ रहे होंगे और वो स्पॉयलर्स आ जाते हैं बीच में. 3 cups of tea. 3 cups of tea. Yes. 3 cups of tea. Okay, like you think that कि पाकिस्तान का भी right now जो we haven't this political show, but जो इकोनॉमिक कंडीशन है, टूरिज्म कैन हेल्प अस. ओह वेरी मच, वेरी वेरी मच. हम एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म अगर बना लेना, अगर एक परफेक्ट उसको मतलब उठा लें एक तरह से, उसको अपना एक बना लें कि यार हमने 10% पाकिस्तान का रेवेन्यू निकालना है इधर से, वी कैन जनरेट अ गुड. एंड द लास्ट थिंग कि आपका जब ये आप नांगा पर्वत से नीचे आ रहे थे और वो जो डिस्क आपकी ब्रस्ट हुई, the last thing, what is your physical health condition? यार मेरी टांग अभी भी 30 to 40% है, फुट लॉस है मुझे, और स्टिफनेस भी मसल में है, और इंशाल्लाह I'll go out for the. और ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है इसका? आई थिंक स्टेम सेल थेरेपी तो नहीं है पाकिस्तान में अवेलेबल. स्टेम सेल थेरेपी होगी. देखिए अब देखें बाकी जितने एथलीट्स हैं वो बाहर जाते हैं अपनी इलाज करवाने के लिए, हालांकि किसी का हल्का सा बाजू डिसलोकेट हो जाए वो बाहर जा रहा होता है. मेरा तो फिर भी बहुत बड़ा मसला है. तो आई गेस कि I'll go out. और उसके लिए फंड्स देखें अपील ही कर सकते हैं. वो पंजाबी में एक मिसाल है ना कि साडा ते ततला ही है. Well, this is Sharoz Kashif for you. Thank you very much Sharoz for being on the सुनो कहानी podcast. और गुजारिश है कि the youngest mountaineer climber of K2 and trying to be the 14th 8th Sharoz Kashif खुद ये ऑफर कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में टूरिज्म सेक्टर में खुद अपने सर्विसेज प्रेजेंट कर सकते हैं. and I guess the people in power should consider him. इनके मसाइल भी हल होने चाहिए और पाकिस्तान के टूरिज्म के भी. Thank you very much for watching this show.